नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदलने जा रहा है। यह अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलेगी और यात्रियों को तेज रफ्तार, बेहतर सुरक्षा और लग्जरी सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर देगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, स्लीपर बर्थ, आधुनिक टेक्नोलॉजी और किफायती किराया इसे आम यात्रियों के लिए खास बना रहा है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के बयान पर पलटवार किया है। मान ने कहा कि भाजपा फॉरेंसिक रिपोर्ट और कोर्ट के फैसले के बावजूद गुरुओं के अपमान का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा चाहती है तो सीबीआई जांच करवा सकती है, लेकिन सच पहले ही सामने आ चुका है। करवा लें जी, बीजेपी सरकार है, करवा लें जाए। जब फोरेंसिक से आ गया कि इसमें आतिशी जी ने कुछ नहीं बोला ऐसा, बल्कि उन्होंने सब टाइटल देकर अपमान किया गुरुओं का। जब फोरेंसिक की जांच आ गई, कोर्ट ने कह दिया ये वीडियो उतार दी। अब उसके बाद भी अगर बीजेपी की सीबीआई उस फोरेंसिक से भी ऊपर है तो करवा लें जांच, कहाँ जान से मत। सर कह रहे हैं कि स्टेट एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है पंजाब सरकार। कौन? पंजाब सरकार स्टेट एजेंसियों का अपने इस्तेमाल ज्यादा कर रही है। कौन कह रहे हैं? बीजेपी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने दूषित पानी पीने से हुई मौतों के परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में स्मार्ट सिटी बनने के दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पीने का साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। हैदराबाद में AIM प्रमुख ओवैसी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह जनता का फैसला है और AIM पार्टी आगे और मजबूत होगी। वैसी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रचार करने का अवसर मिलता तो शायद और पार्षद जीत सकते थे। उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए कहा, लोकतंत्र की जीत सिर्फ चुनाव परिणाम से तय नहीं होती। अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं। और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए
मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10, नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहां की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि एमआईएम पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था। तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने संत चिरंजी पुरी जी महाराज के 96वें जन्मदिन समारोह में शिरकत की। अनिल विज ने संत चिरंजी पुरी जी के तपस्वी जीवन की सराहना करते हुए कहा, वे बेहद साधारण जीवन जीकर समाज को नई प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत जी का ट्रस्ट लगातार सामाजिक कार्य कर रहा है और अब अस्पताल निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है, जो समाज के लिए बड़ी सौगात होगी। कैबिनेट मंत्री ने इसे अपना सौभाग्य बताया। उन्हें संत चिरंजी पुरी महाराज जी के जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। यह त्याग मूर्ति तपस्वी पिछले 40 वर्षों से केवल आधा गिलास लस्सी के ऊपर और एक लंगोटी में जो रहते हैं, और जिन्होंने लोगों के सहयोग से इस धर्म क्षेत्र में धर्मशाला बनाई है, मंदिर बनाए हैं और अब 100 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। तो बहुत समाज सेवा के काम में ये ट्रस्ट काम कर रहा है। आज महाराज जी का 96वां जन्मदिन है, तो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया। पंजाब में पंजाब केसरी की जो पूरा ग्रुप है उसमें लगा बेइज्जती किया है। इमरजेंसी की बात की नहीं, जो पंजाब में यहाँ राजनीतिक बात मत करो। पंचकूला से खबर है, हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा, विभाग भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मॉडल सड़कों का निर्माण, रोड सेफ्टी ऑडिट और सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना 2025-26 के अंतर्गत 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबाई की 4,227 सड़कों का उत्थान किया जाएगा। इस साल 1,275 किलोमीटर सड़कों को 12 फुट से 18 फुट चौड़ा किया जा चुका है और शेष 2,225 किलोमीटर मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी जी का जो जादू सिर चढ़ के बोलता है, जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का गौरव जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया, आज पूरे देश के लोग उनकी नीतियों में विश्वास रखते हैं। तो निश्चित रूप से हर जगह पे जो है जीत हो रही है, चाहे किसी भी प्रदेश के अंदर की बात हो। पहले हरियाणा के अंदर जीत हुई, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर जीत हुई, उसके बाद में दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बिहार के अंदर तो सबका सुपड़ाई साफ करने का काम किया। ये दर्शाता है कि आज पूरे देश के लोग जिस विजन को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चल रहे हैं, जो उनका एक संकल्प है कि जब 2047 आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, और निश्चित तौर पर आज उसकी तरफ देश जो है वो चल रहा है, बढ़ रहा है। और हरियाणा भी माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर
निश्चित रूप से विकसित हरियाणा की तरफ जो है बढ़ रहा है। सर, जैसे कि आपने बताया कि 8 करोड़ रुपया जो है बाइक पट्टियों पे खर्च हुए हैं, सड़कों के आसपास बहुत मतलब सड़कों पे बहुत कई इलाकों में अंधेरा होता है, तो जिसके कारण भी धुंध के कारण बहुत समस्या होती है चालकों को, उसके कारण भी दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तो उस चीज के लिए भी कोई काम किया जा रहा है, क्योंकि जो अब जैसे हम भूना से फतेहाबाद की तरफ बढ़ते हैं या इधर फतेहाबाद से सिरसा की तरफ अगर हाईवे को छोड़ के तो बढ़ते हैं, तो काफी अंधेरा रहता है। तो ऐसा कुछ इन पर काम किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, अभी जहां जहां भी ज्यादा आबादी होती है, जहां से डिमांड आती है, या शहरों के अंदर भी हम लाइट वगैरह जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगती है, और उसको आगे उसका रखरखाव करने का काम जो है निगम करता है, या जहां जहां पंचायतें होती है वो करता है। कि पंचायतें भी अगर कोई जहां वो लिख करके दे देती है कि हमारे गांव के अंदर या ज्यादा आबादी वाली जगह होती है, तो हम इसका बिल हम पे कर देंगे, तो हम लगा करके दे देते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से हम लाइटें लगाते हैं, और फिर उसको हैंड ओवर करना, क्योंकि उसका बिल भरना और करना वो फिर पंचायत या फिर नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका जो है वो करने का काम करती है। देखा गया कि हमारा जो गौवंश होता है या पशु होते हैं वो कई बार दुर्घटना का कारण बनते हैं। कई जगह देखा गया कि वो एकदम सामने आते हैं, अंधेरा भी होता है, दूसरी सड़कें भी होती है। इसके लिए क्या कदम उठाए गए? उसके लिए सरकार ने देखिए जो पिछली बार भी उसका जो बजट है जो गौशालाओं का वो इधर सिख समुदाय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गुरुद्वारा साहिब में एंट्री को लेकर चिंता जताई है। माछीवाड़ा स्थित गुरुद्वारा श्री चरण कंबल साहिब में माथा टेकते समय मुख्यमंत्री के पास हथियारबंद सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी देखी गई, जिसे सिख गुरु मर्यादा के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। संगत और कम्युनिटी का कहना है कि गुरु घर में हथियार या ताकत का प्रदर्शन पवित्रता और तहजीब के खिलाफ होता है और इससे आस्था को ठेस पहुंचती है। घटना के दौरान गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और अन्य नेताओं ने भी किसी तरह का दखल नहीं दिया, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। सिख समुदाय ने श्री अकाल तख्त साहिब को इस मामले की जांच और नायब सिंह सैनी से सफाई लेने की मांग की है। साथ ही भविष्य में किसी भी गुरुद्वारे में हथियारबंद सुरक्षा की स्पष्ट गाइडलाइन बनाने का अनुरोध किया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मैं समझदा वां कि ये सिख रहत मर्यादा की बहुत वड्डी उलंघना वा ਜਾਂ कह लो कि बहुत वड्डी बेदबी है और हैरानगी हुंदी है कि उस गुरुद्वारा कमेटी ने इस घटना ते इतराज़ क्यों नहीं किया। और हैरानगी इस गल दी भी है कि उन्हां दे नाल कुछ पंजाब भाजपा दे कुछ लीडर ने जिन्हां ने सिर ते दस्तारां सजाइयां सन। घट्टो घट्ट उस लीडरां नूं तां चाहीदा सी भी वो इस व्यक्ति का हथियार समेत दाखल होने ते विरोध करदे और इस तो इलावा कमेटी जिहड़ी है गुरुद्वारा साहिब की उन्होंने चाहिए सी कि आखिर व्यक्ति जिहड़ा सुरक्षा कर्मी है वो हथियार समेत गुरुद्वारा साहिब अंदर क्यों दाखल हो रहा है, उन्होंने रोकया क्यों नहीं गया। सो अनेका सवाल ने उत्थे कमेटी के उपर भी खड़े होंदे ने, उन्होंने नाल जिहड़े पंजाब भाजपा के कोई लीडर आए सी जिहड़े उन्हां ते भी सवाल खड़े होंदे ने कि आखिर उन्होंने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया। सो इस सारी घटना नूं देखदिआं मैं श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार जी नूं बेनती करदा कि तुरंत श्री नायब सिंह सैनी जी नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे तलब किया जाए और इस घटना के विच जिन्ने भी जिम्मेवार व्यक्ति ने, चाहे वो गुरुद्वारा कमेटी है, चाहे उतों नाल उन्हां दे मौजूद लीडर ने जिन्हां ने सिर ते दस्तारां भी सजाइयां ने, ये सारे इस घटना के बराबर जिम्मेवार ने क्योंकि इन्हां दी जिम्मेवारी सी कि अगर मत्था टेकन आ रहा है। धौलपुर से खबर है जहां शहर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के चलते मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे से डॉक्टरों के बैठने का समय तय होने के बावजूद 11 बजे तक कोई भी डॉक्टर केंद्र पर मौजूद नहीं मिला। पर्चा बनवाने के बाद मरीज घंटों डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इलाज और दवाइयां न मिलने पर निराश होकर लौटने को मजबूर हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार मरीजों ने बताया कि यह समस्या पहली बार नहीं है और आए दिन डॉक्टरों की लेट लतीफी से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब मरीजों ने प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का भरोसा बना रहे। मैं मुन्नी देवी बाड़ी से आई हूँ।
मैंने पर्चा बनवा लिया है 9:30 बजे का, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आए हुए हैं। और भी पेशेंट आए थे, वो केवल पर्चा बनवा के और लौट गए हैं। मैं अभी तक बैठी हुई हूँ। गीता अग्रवाल नाम है मेरा और मैं यहाँ पे 9:30 बजे से बैठी हूँ। अभी तक तो कोई डॉक्टर आया नहीं है और ना आने की उम्मीद लग रही है मुझे। और सारे पेशेंट लौट गए पर्चा बनवा के। उन्होंने तो पर्ची बना दी है अपनी, और डॉक्टर ही नहीं, मैं भी पर्चा लेके बैठी हूँ। देखो, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाकों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला बल की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हुई। पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मुठभेड़ में 2 माओवादियों की मारे जाने की खबर है। गरियाबंद से बड़ी कार्रवाई की खबर। मैनपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता परोसने का मामला अब प्रशासनिक अधिकारियों पर भी भारी पड़ गया। रायपुर संभाग आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए डिप्टी कलेक्टर और तत्कालीन एसडीएम तुलसीदास मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर कार्यक्रम की अनुमति दी गई और मौके पर मौजूद रहने के बावजूद एसडीएम ने अश्लील डांस को नहीं रोका। जांच में सामने आया कि अनुमति कानूनी रूप से गलत थी और पदाधिकारी का आचरण पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। निलंबन के बाद तुलसीदास मरकाम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे को रात में हम लोग धान तस्कर पकड़ने के लिए दौरा में थे। जैसे पता चला कि अश्लील डांस हो रहा है, सूचना मिलने पर हम लोग तत्काल वहाँ पे मौके में गए और उस कार्यक्रम को रोकवा दिए। सर, उसमें आप खुद मोबाइल में वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं सर, उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, वीडियो नहीं बना रहे थे, हम लोग ना बंद करवाने गए थे और बंद करवाए भी, और उसी दिन से प्रोग्राम ना पूरा बंद है। सर, वो जो 4 संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई हो? उसमें एफआईआर। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ये धमकी डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा के आधिकारिक ईमेल पर आईडी पर एक अनजान आईडी से भेजी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है और बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस टीमों ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। लघु सचिवालय, न्यू लघु सचिवालय और एसपी कार्यालय की गहन जांच की गई। हालांकि फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से बचते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जांच जारी है। जिला सचिवालय में बॉम्ब स्क्वाड के लिए एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि एक सूचना रिसीव हुई है कि इस तरह से 2 या 3 बॉम्ब्स बिल्डिंग में होने की संभावना है। बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है, मगर ऐसे डरने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि इस तरह का किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीम बहुत तरह से सक्षम है। बट जो मेल थी उसमें क्या आया था, किस अधिकारी को मेल आई थी? मेल काफ़ी सारे ईमेल आईडीज़ पे रिसीव हुई है, ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ पे, और उसमें यही चीज़ लिखी गई है कि ऐसा हो सकता है, तो कृपया जांच करें। संगठन कोई नहीं, ऐसा कोई संगठन नहीं है, सिर्फ एक मेल है जिसके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो पूरी तरह से जांच करने के बाद ही आगे। आमजन स्पेशली जितने भी लोग यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, सभी लोग शांति बनाए रखें। अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो। यूपी के अमरोहा से खबर है, जहां घने कोहरे के कारण NH9 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अचानक कम विजिबिलिटी के चलते 18 कारें एक कर आपस में टकरा गए। इस हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल है और यातायात पूरी तरह ठप नजर आया। पुलिस और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक बहाल किया गया। यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के NH9 के गांव डिडौली में हुई और घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। आज दिनांक 17 जनवरी 2026 की सुबह नेशनल हाईवे 9 पर डिडौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक घने कोहरे व दृश्यता कम होने के कारण 6 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 1 कैंटर, 1 बस व 4 अन्य छोटे वाहन थे। इनमें कुल 7 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसमें 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकी 6 अन्य व्यक्तियों को हल्की फुल्की चोटें थीं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद उनके घर रवाना किया जा चुका है। अन्य किसी जान माल की कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर क्रेन आदि की सहायता से यातायात को सुचारू रूप से निर्बाध चालू करवा दिया गया है।
यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां योगी सरकार के निर्देशों के तहत नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल और अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह जीरो विजिबिलिटी के बीच देर रात सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया, अलाव की व्यवस्था देखी और राहगीरों के लिए गद्दे, रजाई और साफ सफाई की स्थिति चेक की। नगर आयुक्त ने बताया कि परीक्षा के चलते रैन बसेरों में भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। शहर में कुल 160 जगहों पर अलाव जलाए गए हैं ताकि ठंड से लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राहगीरों और अभ्यर्थियों ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। और देखिए, कल एक परीक्षा के मद्देनजर आज मेरे और अपर नगर आयुक्त द्वारा अचानक औचक निरीक्षण किया गया है। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के पास जो हमारे रैन बसेरे हैं, अलाव के जो पॉइंट है, उनका निरीक्षण किया गया है और सारी सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित भी पाई गई हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि रैन बसेरों में अच्छी क्वालिटी के कंबल, साफ सुथरी व्यवस्था है। चूंकि आज परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने के नाते बेड कम पड़े हैं, लेकिन हमने गद्दे और कंबल की उचित व्यवस्था की है। फायर एक्सटिंग्विशर तक भी लगाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई संदिग्ध तत्व, अवांछित तत्व रैन बसेरों में जाकर कोई घटना न कारित कर सके, इस संबंध में भी हमने पहचान पत्र, आधार की व्यवस्था रखी है कि वो दिखाने के बाद ही प्रवेश होता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास आधार नहीं है या कोई पहचान पत्र नहीं है, तो अपना स्थायी पता नोट कराकर हम उसे यहाँ पर एकोमोडेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो शासन के निर्देश थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, उसमें पहले भी डीएम सर और मेरे द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था। आज हमारे और अपर नगर आयुक्त के द्वारा निरीक्षण किया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था शासन के निर्देशों के क्रम में चलती रहे। इसके अलावा क्योंकि सर्दी का माहौल है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, अलाव की व्यवस्था देखिए आपने क्या रहा है। देखिए, अलाव के संबंध में ये अवगत कराना चाहूंगा कि करीब 160 से ज्यादा पॉइंट में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी में भी टॉप 3 जिलों में मुरादाबाद नगरीय क्षेत्र का नाम लिया गया था। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे आम नागरिक हैं, सम्मानित जो हमारे वृद्धजन हैं, उनमें किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी को देखते हुए हमने न केवल रात्रि में बल्कि सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में बस स्टेशन, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, स्कूल के सामने अलग से अलाव जलाने के निर्देश भी दे रखे हैं। इसके बावजूद कहीं कहीं से जहां मोहल्लों से या किसी पॉइंट से शिकायतें आ रही हैं या कहीं अतिरिक्त पॉइंट बनाने की बात हो रही है, वहां पे भी अपर नगर आयुक्त को मैंने निर्देशित किया है कि 160 से संख्या बढ़ा भी दी जाए और किसी भी तरीके से कोई कमी हम आने। रायपुर के सरस्वती नगर थाने इलाके में करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों ने विकास कुमार गोयल को 11 करोड़ 51 लाख रुपए में बंधक शुदा जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी हाईटेक एब्जरेसिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर, प्रमोटर और शेयर होल्डर थे। लेन देन को लेकर विवाद के चलते आगे की पूछताछ जारी है। उस प्रकरण में जमीन का कुछ बिक्री को लेकर ठगी का कार्य किया गया था, जिसमें थाना सरस्वती नगर में अपराध दर्ज है। इस प्रकरण में अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और आगे पूछताछ की जा रही है। हाँ, बंधक जमीन के विक्रय को लेकर पैसे को लेन देन का विवाद था और उस पर से यह अपराध दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां शहर के एसटी गर्ल्स स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा रमनदीप कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा प्रैक्टिकल परीक्षा देने स्कूल आई थी और परीक्षा खत्म कर लौटते समय स्कूल की दूसरी मंजिल से गिर गई। हादसे के समय उसकी मां और भाई साथ थे, लेकिन वे बचा नहीं पाए। छात्रा को तुरंत निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां गंभीर स्थिति के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण की पुष्टि हो पाएगी। इधर गुरुग्राम के खांडसा रोड पर देर रात एक विवाद बढ़ गया और स्कूटी सवार युवक को ऑटो चालक ने बेरहमी से पीट दिया। घटना तब हुई जब स्कूटी चालक ने ऑटो को ओवरटेक किया। नशे में धुत ऑटो चालक ने युवक पर थप्पड़ और घूंसों की बौछार कर दी। मौके पर आए साथी और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ऑटो चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।